हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता, एचओडी साइकोलॉजी, एसएन सिन्हा कॉलेज टेकारी, आप सबका साइकोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आज का विषय है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह टॉपिक BA1 ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों के लिए है और यह पेपर 1 के लिए है। शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। शारीरिक वृद्धि का तात्पर्य जैविक परिवर्तन से है, जबकि विकास का तात्पर्य मानसिक स्तर पर होने वाली वृद्धि से। शारीरिक वृद्धि का परिणाम परिपक्वता के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जबकि विकास का परिणाम मानसिक सक्रियता का द्योतक है। प्राणियों के शरीर में होने वाली वृद्धि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनवरत होते रहती है, लेकिन मानसिक विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अधिकतम 16 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास होता है। इसके उपरांत सिर्फ अनुभव में वृद्धि होती है। इन अवधारणाओं का बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत एक विशिष्ट महत्व है। यह महत्व शैक्षणिक संस्थानों में देखने को मिलता है। इन्हीं बातों को दृष्टिगत करते हुए वृद्धि और विकास की मान्यताओं का एक विशेष शैक्षिक महत्व है। इसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। पहला, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बौद्धिक क्षमता में, सीखने की क्षमता में, शारीरिक सक्रियता के रूप में, तो ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से उनकी यह व्यक्तिगत विभिन्नता का पता हमें चल जाता है, क्योंकि सभी बच्चों में वृद्धि और विकास की गति और मात्रा एक जैसी नहीं होती है, वह अलग अलग होती है। इसलिए बच्चों को जब भी पढ़ाया जाए तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इन विभिन्नताओं को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो सारी प्रक्रिया, सिखाने के सारे टेक्निक सभी बच्चों पर एक समान लागू नहीं किए जा सकते हैं, जिससे जिस पर्पज से उन्हें सिखाया जाता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए अगर हम उनका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो उनके व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हमें रखना होगा, और यह जानकारी हमें वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से ही मिलती है। दूसरा है भविष्यवाणी करने में सहायक। ये सिद्धांत बच्चों के संबंध में भविष्यवाणी करने में, प्रेडिक्शन करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इन सिद्धांतों से हम पता लगाते हैं कि बच्चे में विकास और वृद्धि की प्रगति किस सीमा तक होगी, या बच्चा आगे चलकर किस क्षेत्र में ज्यादा विकास करेगा। अतः उसी के अनुकूल जो है हम उसके लिए शिक्षा का चुनाव करते हैं और उसके अनुसार उसे हम पढ़ाने का प्रयास या सिखाने का प्रयास करते हैं। अर्थात उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही उनके अनुरूप शिक्षा का प्रबंध करना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होता है, और यह जानकारी हमें वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से ही होती है। यह सिद्धांत बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी बहुत उपयोगी होता है। इसकी सभी दिशाएं, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, सब एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। सबकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास जब होता है तो उन्हें में जो है संवेगात्मक स्थिरता की संभावना ज़्यादा रहती है, सामाजिकता के भी विकसित होने की संभावना रहती है, और मानसिक विकास तो शारीरिक विकास से जुड़ा ही हुआ है। क्योंकि अगर शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति बहुत दुर्बल हो, कमजोर हो, बीमार हो, तो उसके मानसिक विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से नहीं हो पाती। तो इसलिए सब में संतुलित विकास की आवश्यकता होती है। अगर किसी एक पहलू पर भी हम विचार नहीं करते हैं तो बच्चे के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए अगर हम किसी भी बालक या बालिका के
सर्वांगीण विकास पर जोर देना चाहते हैं या उसका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो हमें उनके शरीर, मन, मस्तिष्क और संवेग यानी 3H जिसको कहते हैं, हेड, हार्ट और हैंड्स, एक्टिविटी, क्रियाशीलता, इन सब में जो है संतुलित विकास करने की आवश्यकता होगी। और इसकी जानकारी हमें वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से ही होती है। अब हम इसका चौथा पॉइंट है कि वंश तथा वातावरण के प्रभाव का ज्ञान। किसी भी बालक की वृद्धि या विकास को प्रभावित करने में उसकी हेरेडिटी और वातावरण, एनवायरमेंट, दोनों का समन्वय आवश्यक होता है। हेरेडिटी या वंशक्रम, वंशानुगत, बच्चों में आने वाला वह गुण है जो वह अपने माता पिता से गुण सूत्रों के रूप में जन्म के समय या कंसीविंग के समय प्राप्त करता है। इसका असर उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। वंशानुक्रम बच्चे को जन्म के साथ मिलने वाले गुण हैं जो उसके पूर्वजों से मिलते हैं और यह उनमें विकास और वृद्धि के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। और इन्हीं पृष्ठभूमि के आलोक में वातावरण जैसा मिलता है, बच्चों में उसी अनुरूप वृद्धि या विकास होता है। तो वंशानुक्रम या हेरिडिटी बच्चों के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और उसी पृष्ठभूमि में वातावरण उन्हें वह मौका देता है जिसमें उनका सर्वांगीण विकास हो पाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हेरिडिटी और वातावरण दोनों के परस्पर सहयोग से, समन्वय से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा बहुत रिच हेरिडिटी का हो और उसे वातावरण नहीं मिले तो वह उस दिशा में उसके विकास की संभावना नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा वातावरण भी दिया जाए लेकिन उसमें जो है विकास की संभावना ही नहीं है, तब भी उसमें वांछित विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। अब जहाँ तक हेरिडिटी की बात है तो वो तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि वह जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन वातावरण को एनरिच्ड रखकर, यानी ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे को सीखने के लिए अधिक से अधिक मौका मिल सके, वैसे वातावरण का निर्माण करके हम बच्चे के विकास को संवर्धित कर सकते हैं। तो यह जानकारी हमें वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से ही मिलती है कि बच्चों के लिए कैसा वातावरण हम बनाएं, उनमें जो भी इनहेरिटेंस गुण हैं उसके अनुकूल हम वातावरण बनाएं और तब वैसी शिक्षा दें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अगला है पांचवा, सामान्यता अथवा असामान्यता की मात्रा का ज्ञान। बच्चे का जब विश्लेषण किया जाता है तो बच्चों में, कुछ बच्चों में सामान्य गुण पाए जाते हैं, वे नॉर्मल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में बहुत ही तीव्र होते हैं, उनमें एबनॉर्मेलिटी या असामान्यता के जो है गुण देखने को मिलते हैं। तो इन सिद्धांतों के आधार पर हमें ये जानने के बारे में जानकारी मिल जाती है कि किस प्रजाति के सदस्यों के बीच में वृद्धि और विकास की एकरूपता देखी जाती है। अगर किसी एक प्रजाति में के सदस्यों में वृद्धि और विकास में एकरूपता है तो उसका प्रभाव अन्य प्रजाति के सदस्यों पर निश्चित रूप से पड़ता है, उसका मैनिपुलेशन किया जा सकता है। कोई एक प्रजाति के बच्चे अगर पढ़ने में बहुत तेज हैं तो जो गुण है उन गुणों को हम दूसरे प्रजाति के बच्चों को वैसा माहौल देकर उन्हें उस क्षेत्र में संवर्धित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकन लोग खेलने में बहुत आगे होते हैं, तो अफ्रीकन लोगों की प्रजाति का जो गुण है, जो खेल कूद में बहुत आगे होते हैं, तो उनके गुणों का विश्लेषण करके उसका मैनिपुलेशन हम अन्य प्रजाति के लोगों में भी कर सकते हैं कि अगर अन्य लोगों में उन्हीं गुणों को विकसित कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से उनमें भी खेल के प्रति विकसित मानसिकता या विकसित शारीरिक क्षमताओं का विकास हो जाएगा। इस रूप में जो इस सिद्धांत के
द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि सभी लोगों में विकास और वृद्धि की दर समान तो नहीं हो पाती है, लेकिन हम वातावरण में परिवर्तन करके उचित शिक्षण प्रदान करके उनके विकास में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब अगर बच्चे सामान्य हैं तो उनमें हम उचित वातावरण का निर्माण करके, माहौल देकर, सीखने का अवसर देकर हम उनमें सामान्यतः विकास कर सकते हैं या विकास का संवर्धन कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से ही पता चलता है। मतलब वृद्धि और विकास से संबंधित रिसर्च किए गए हैं और उन रिसर्चों का इम्प्लीकेशंस हम बच्चों पर करते हैं ताकि उनसे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अगला पॉइंट है माता पिता और अध्यापकों में ज्ञान की वृद्धि। कोई भी बच्चा जन्म से लेकर और सीखने की अवस्था तक सबसे अधिक दो लोगों के संपर्क में रहता है। प्रथम अपने माता पिता और दूसरा जब स्कूल जाने लगता है तो शिक्षक या अध्यापक। तो इन सिद्धांतों से न सिर्फ बच्चे का विकास जरूरी है बल्कि माता पिता का ज्ञान और अध्यापकों का ज्ञान भी संवर्धन आवश्यक है ताकि इस ज्ञान का उपयोग वे अपने संबंधित बच्चों में के लिए कर सकें। अब माता पिता को अगर जानकारी है कि कैसे हम बच्चों का पालन पोषण करें कि उनमें मैक्सिमम शैक्षणिक विकास की संभावना विकसित हो, तो इसके लिए इन सिद्धांतों का ज्ञान माता पिता के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर, उन बातों को ध्यान में रखकर माता पिता अपने बालक बालिकाओं का पालन पोषण करेंगे तो उनका जो है सर्वांगीण विकास की संभावना बढ़ जाएगी। जब ये जानकारी अध्यापकों को होगी तो अध्यापक अपने विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसे संवर्धित करने का प्रयास करेंगे। अब इन सिद्धांतों की मदद से आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे, समुचित तैयारी करेंगे। अगर कोई बच्चा समस्या से ग्रसित है तो उसकी समस्या का निदान करेंगे, क्योंकि ये सारे सिद्धांत उन बातों को प्रकाशित करते हैं जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। जिन बातों को ध्यान में रखकर बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके, ऐसी बातों का वर्णन इन सिद्धांतों में रहता है। तो ये सिद्धांत माता पिता के लिए भी उपयोगी हैं, साथ ही साथ अध्यापकों के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि जब उन्हें इन बातों की जानकारी हो जाती है तो वे उसका उपयोग निश्चित रूप से अपने बच्चों को संवर्धित वातावरण देने के लिए करते हैं और इसका फायदा देर सवेर बच्चों को मिलता है। उन्हें इस बात की जानकारी हो जाती है कि कैसे समस्याओं का निराकरण करेंगे और उन समस्याओं के निराकरण के उपरांत उनकी वृद्धि के लिए सहायक तत्वों का कैसे समायोजन करेंगे। और इन दोनों उपायों से एलिमिनेशन और प्रोजेक्शन, दोनों उपायों से मतलब जो हानिकारक है उसको एलिमिनेट करना, जो सहायक है उसको प्रोजेक्ट करना, इन दोनों तरीकों से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जाता है। अब अगला पॉइंट है कि ये सिद्धांत शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में भी सहायक होते हैं। शिक्षण का मतलब होता है व्यक्तित्व विकास के लिए किए जाने वाले कृत्रिम प्रयास। आधुनिक समय में शिक्षा का बहुत महत्व है और ये शिक्षण किसी बच्चे को बाल्यकाल से लेकर उसके वृद्धि के मैक्सिमम समय तक उनका वातावरण एनरिच्ड करने का प्रयास करते हैं, अर्थात उन सारी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास हो सके। अर्थात ये सिद्धांत शिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। बच्चे जब अपने अनुरूप प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तब उनमें सीखने की क्षमता मैक्सिमम बनती है
और जो कुछ भी सिखाया जाता है वे उससे बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि उनकी मेमोरी या रिटेंशन भी बहुत अस्थायी बनती है और उसका वे अपने भावी जीवन में भी उपयोग कर पाते हैं। तो ये सिद्धांत बच्चों को के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक इन सिद्धांतों को जब अपनाते हैं तो बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता का उन्हें पता चल जाता है। शिक्षक जब क्लास में जाते हैं तो बच्चों के एक्टिविटी से पता चल जाता है कि कौन बच्चा गणित के लिए उपयोगी है या गणित में तीव्र है, कौन बच्चा खेलने कूदने में है, कौन क्लास मॉनिटर करने में है, कौन संभालने में, किसमें सामाजिकता का गुण है, यह स्वतः जो है क्लास में पता चल जाता है। वो बच्चों में स्वतः गुण ये देखने को मिलते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चा जिस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है या जिसकी ज़्यादा रुचि है उससे संबंधित जब शिक्षण उसको दिया जाता है तो वह उसके लिए ज़्यादा प्रभावशाली और उपयोगी होता है और इससे बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। उदाहरण के रूप में हम खाना को ले सकते हैं। सामान्यतः सारे खाना का सारा जो स्वरूप होता है वो सभी लोगों को एक जैसा नहीं लगता। कोई व्यक्ति किसी खास सब्जी को बहुत पसंद करता है, कोई इसे छूना भी नहीं चाहता है। कोई बच्चा किसी खाना को जो है बड़े चाव से खाता है और उसी खाना को दूसरा बच्चा छूना भी नहीं चाहता। तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यही बात पढ़ाई के क्रम में भी होता है। कोई बच्चा गणित के लिए बहुत तेज होता है, गणित के पास बड़ी अभिरुचि होती है और उसको बहुत जल्दी जल्दी सीख जाता है। कोई बच्चा गणित से जो है इतना दूर भागता है कि उसको देखना भी नहीं चाहता है। तो ये भिन्नता को ध्यान में रखते हुए मिनिमम रूप से तो सभी बच्चों को सामान्य रूप से तो सिखा ही देना है, लेकिन जब सामान्य सीखने की प्रक्रिया जान जाए बच्चे तब उनमें जो है विशिष्टता की ओर ले जाने की जरूरत होती है ताकि वे अपने इच्छा के अनुकूल, क्षमता के अनुकूल विशिष्ट शैक्षणिक गुणों को सीख सकें। और इसकी जानकारी हमें इन सिद्धांतों के अध्ययन से ही मिलती है। तो इन सिद्धांतों का जब हम उपयोग करते हैं तब बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। संक्षेप में हम यहाँ कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास संबंधी सिद्धांत बालकों के संपूर्ण विकास में उचित दिशा प्रदान करते हैं जो कि उनके भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि एक सफल शिक्षक को वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों का समुचित ज्ञान होना चाहिए जिससे वह भावी पीढ़ी का शैक्षिक भविष्य परिमार्जित करने में मददगार साबित हो सके। धन्यवाद।